हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कपिल शांडिल्य और ईवीएस में आपको करवा रहा हूं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है एक ऐसा बेसिक टॉपिक जो कि ज्योग्राफी को समझने के लिए और आप किसी भी एग्जाम में जाने वाले हैं तो वो आपको हेल्प करने वाला है। ज्योग्राफी इसके बगैर आप समझ ही नहीं सकते। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो लैटिट्यूड से रिलेटेड होगा। हम इस वीडियो में लैटिट्यूड करवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो हम लॉन्गिट्यूड का होगा, और एक कंपैरिजन वीडियो भी अगर कोशिश हुई तो या फिर उसी वीडियो में हम डाल देंगे। अब हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा एक क्वेरी अपने दिमाग में हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए गिवन प्लेस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। तो ये डेफिनेशन है असल में। तो इस ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? भूमध्य रेखा है, आप सभी जानते हैं। इक्वेटर कहा जाता है इसको। इक्वेटर से और उसके सेंटर से, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन से किसी स्थान की कोणीय दूरी, यानी कि ये एंगल जो है, ये कोणीय दूरी, इस स्थान की दूरी हम बता रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो द राइट आंसर इज लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड की डेफिनेशन ये हो गई। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। आप बस ध्यान रखिए कि भूमध्य रेखा के सेंटर से कोणीय दूरी जो है किसी स्थान की, वो होती है लैटिट्यूड। अक्षांश कहा जाता है हिंदी में। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं पहले आपको, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, सबसे पहले बात है कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, तो इतनी बड़ी पृथ्वी को हम जो है घूम के तो स्टडी कर नहीं सकते। इसके अलावा हमें बहुत सारी रिसर्च करनी होती है, अलग अलग प्लेसेस के बारे में पता करना होता है। तो हमने एक तरीका निकाला कि भाई हम कहाँ पे पृथ्वी पे है, उसका एक पोजीशन होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सल होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने एक तरीका निकाला है कि एक लाइन खींची, इमेजिनरी लाइन, जो कि अर्थ को इक्वल डिवाइड करती थी दो पार्ट में। पहला पार्ट है नॉर्थ ऊपर का, और नीचे का पार्ट है साउथ। तो क्योंकि अर्थ एक स्फेयर है, ठीक है, तो ऊपर हो गया नॉर्थ हेमिस्फेयर, क्योंकि आधा स्फेयर हो गया। तो हिंदी में इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। और हिंदी जो नीचे का पार्ट है उसको कहेंगे साउथ हेमिस्फेयर। तो साउथ हेमिस्फेयर इसको हिंदी में कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, गोले का आधा हिस्सा जो कि दक्षिण में है। तो अब हमने क्या किया कि अब मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, तो अब हमें किसी को बताना है कि हम कहाँ पर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे जो यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति को भी बताएं तो वो समझ जाए हम कहाँ पर हैं। तो हमने ये इक्वेटोरियल प्लेन लिया। इक्वेटोरियल प्लेन में हमने देखा कि इसका सेंटर अर्थ का यहाँ पे बनता है। तो हमने इसको बेस लाइन माना और इस बेस लाइन से एक एंगल बनाया इस स्थान को जो टच करता है, और बीच में जो जितना एंगल ये बना है, मान लीजिए 20 डिग्री है, तो हमने इस स्थान को कहा 20 डिग्री लैटिट्यूड। और क्योंकि ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बैठा हूँ तो यहाँ पर भी 20 डिग्री का ही एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 20 डिग्री का ही एंगल बनेगा, यहाँ पर भी। तो ये सभी डॉट्स जो हैं वो लैटिट्यूड है 20 डिग्री नॉर्थ की, ठीक है। तो ये तो हो गया लैटिट्यूड। और इसी तरीके से एक लैटिट्यूड जो है हमारा 20 डिग्री का साउथ में भी बन सकता है। ये 20 का एंगल बन जाए तो ये 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हो गया। इसके बिल्कुल बराबर में ही ये भी 20 डिग्री का एंगल दिखाएगा, ये स्थान भी, ये स्थान भी, ये स्थान भी, सभी। इस तरीके से जो है हमने ये डॉट्स जो है, और भी क्लोज डॉट्स हम देख सकते हैं, बना सकते हैं, और भी प्लेसेस होंगे। अब ये तो हो गया लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और लैटिट्यूडनल लाइंस दोनों ही डिफरेंट होती है। लैटिट्यूड तो हमने एंगल जो किसी स्थान का कोणीय दूरी जो हमने पता कर ली है उसको तो लैटिट्यूड कह रहे हैं। और बात करें अगर लैटिट्यूडनल लाइंस की, तो ये एक अलग चीज हो गई। देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग सेम लैटिट्यूड्स इन सेम हेमिस्फीयर, उसको कहेंगे लैटिट्यूडनल लाइंस। देखिए, इस हेमिस्फीयर में नॉर्थ में जो होगी वो होगी 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूडनल लाइन, और ये जो लाइन होगी ये होगी 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूडनल लाइन। तो ये हो गई अक्षांश रेखा 20 डिग्री उत्तरी, और ये 20 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो इस तरीके से हमने ये लाइंस खींची है। तो अब हम देखते हैं, अब देखिए इसका क्या फायदा है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि एक लैटिट्यूड के बारे में, अगर एक देश के बारे में हमको पता है, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसका नाम है कर्क रेखा। मान लीजिए इंडिया है और इंडिया के बीचों बीच से ये लाइन जाती है। तो अगर हमने इस प्लेस के बारे में पढ़ लिया है तो सेम लैटिट्यूड पे एक जैसा ही क्लाइमेट मिलेगा, एक जैसी वनस्पति मिलेगी, एक जैसा जो है वन मिलेंगे। तो हम उसके बारे में जगह जगह पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। सेम अर्थ के बारे में भी देखें तो अगर हम 0 डिग्री को पढ़ रहे हैं, जिसको इक्वेटर कहा जाता है, जो इक्वल डिवाइड करती है, इसलिए इसका नाम इक्वेटर रख दिया गया। विषुवत रेखा हिंदी में कहते हैं, या भूमध्य रेखा, जो कि भूमि को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो अगर हम इस प्लेस के बारे में, क्लाइमेट के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमको इस पे जो मान लीजिए हमने समुद्र का एरिया पढ़ लिया, तो जितने भी समुद्र के एरिया बनते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। सब जगह एक जैसा क्लाइमेट होगा, एक जैसी बारिश होगी, एक जैसा टेम्परेचर होगा, एक जैसी वनस्पति मिलेगी। सेम लैंड के बारे में पढ़ लिया तो ऐसे ही भूमध्य रेखा, वनों के बारे में हम सब कुछ पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक जैसी बारिश वहां पर भी होती होगी। तो हमको स्टडी में ईजी हो गया। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाओं को बनाने का एक मोटिव हमारा पूरा हो गया। पहले तो हमें अपनी पोजीशन पता चलेगी, दूसरा हमें स्टडी पर्पज में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। हजारों ऐसे प्लेसेस होंगे इसके ऊपर जिसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, एक जैसा ही क्लाइमेट होगा सभी में, तो हमें ये हेल्प करने वाला है। अब बात करते हैं कि टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं। तो हम लैटिट्यूड अगर डिसाइड करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहां तक देखें कितने एंगल हम बना सकते हैं। 1 डिग्री का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, टोटल हम फाइनल जो है 90 डिग्री का जो है एंगल बना सकते हैं। 90 डिग्री का ही एंगल हो सकता है। उसके बाद अगर इससे आगे बढ़ेंगे, बड़ा एंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर से 89 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि सेम लैटिट्यूड आ गया, फिर 80 आ जाएगा, तो सेम लैटिट्यूड हो गया। तो टोटल 90 डिग्री तक हम एंगल बना सकते हैं। इसलिए टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं? 90 डिग्री जो नॉर्थ में होते हैं, और इसी तरीके से 90 डिग्री साउथ में होते हैं। तो ये तो हो गया। तो लेकिन हमसे पूछे कि कंप्लीट टोटल कितने लैटिट्यूड है, तो 90 नॉर्थ प्लस 90 साउथ प्लस एक और 0 डिग्री जो लैटिट्यूड जो हमने डिसाइड किया था, तो टोटल लैटिट्यूड्स होते हैं 181। टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी होती है? 181। तो ये सही आंसर होगा। उसके बाद कुछ और चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं इसके बारे में, वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले हमने लैटिट्यूड का कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और चीजें जो आएंगी वो साथ साथ करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या पूछता है। हाँ, थोड़ा सा वीडियो से इसने डिसाइड करने की कोशिश की है। इसमें हम और भी चीजें स्टडी कर सकते हैं कि लैटिट्यूडनल लाइन जो हमने खींची वो पूरा एक स्फेयर है, देखिए पूरा एक सर्कल है। तो ये सेम लैटिट्यूड्स हैं, और एक जगह के बारे में हम पढ़ लें तो हम पूरे सारे जगहों के बारे में पता कर सकते हैं। अब इसमें नोट करने की बात है कि जैसे जैसे हम पोल, ये पोल है अर्थ का, जो नॉर्दर्न मोस्ट हिस्सा है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और साउदर्न मोस्ट हिस्सा उसको साउथ पोल कहते हैं। तो ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ बढ़ रहे हैं, मान लीजिए 0 डिग्री यहाँ पर है, 0 डिग्री इक्वेटर ये है जो इक्वली डिवाइड कर रही है, ये इन्होंने दिखाया हुआ है, ये वाली 0 डिग्री है। तो ये सबसे बड़ा सर्कल होगा, ठीक है। ये सर्कल बनाती है। लैटिट्यूडनल लाइन जो है ना, वो लैटिट्यूडनल लाइन जो है वो सर्कल होती है, या वृत्त हिंदी में कहते हैं, वृत्त बनाती है, ध्यान रखना। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है वो वृत्त नहीं बनाती है, ये ध्यान रखेंगे। अब सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होगा? क्योंकि भूमध्य रेखा पर ये देखिए, आप देख भी रहे हैं सबसे बड़ा है। जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वृत्त का साइज छोटा होता जाएगा। एक कंसेप्ट ये भी पूछता है कि क्या वृत्त का साइज छोटा होता जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ से पोल की तरफ जाए? तो हाँ, और पोल से आए तो बड़ा होता जाएगा। सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? 0 डिग्री है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है अगर है तो वो देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार इसको भी देख लेते हैं कि हमने वैसे तो 181 लैटिट्यूडनल लाइंस पढ़ी है, लेकिन हमने कुछ लाइंस को जो है स्पेसिफिक याद रखने की कोशिश की है। और उसमें जो है ये देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको कर्क रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। ये भारत के अंदर से गुजरती है। जब भारत स्पेसिफिक फिजिकल भारत करेंगे, इंडिया करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कौन से 8 राज्यों के अंदर से जो है जाती है। आपको पता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ बेसिक चीज करने वाले हैं।
उसके बाद ऐसे ही 23.5 जो लैटिट्यूडनल लाइन्स है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं या मकर रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री पे जो है उसको इक्वेटर भी कहते हैं। इसके अलावा जो है इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, जो कि ये सारी लाइन जो है ध्यान रखना इमेजिनरी है, ये अर्थ पे नहीं है। हमने इनको ग्लोब पे बनाया है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक 3D मॉडल है जिसको हम स्टडी पर्पज से पृथ्वी का छोटा रूप है, एक मॉडल बना दिया है, ठीक है, ताकि हम अर्थ को अपने सामने रख के पढ़ सके। इतनी बड़ी पृथ्वी को तो हम घूम भी नहीं सकते हैं, तो 3D मॉडल बनाया और उस पर ये लाइन जो है इमेजिनरी लाइन बनाई है। तो ये नाम नेमिंग कर दी है, लेकिन जो बाद की 2 इंपॉर्टेंट और लाइन है उसको भी देख लेते हैं। वो लाइन है मिड ये वाली 66.5 वाली। यहाँ पर एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप, इसलिए इसका नाम भी अंटार्कटिक लाइंस जो है सर्कल कह दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ओशियन है जिसका नाम है आर्कटिक ओशियन नॉर्थ पोल पे, तो इसकी वजह से इसके पास में जो 66.5 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है इसको हमने आर्कटिक सर्कल कह दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया बिल्कुल 90 डिग्री पे और यहाँ पर साउथ पोल हो गया। तो ये हम थोड़ा सा देखें तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस हो गई। अब इंपॉर्टेंट लाइंस के बाद अगर देखें तो हमने इन लाइंस का यूज कैसे किया है, क्या हेल्प करने वाली है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि 23.5 और 23.5 साउथ, नॉर्थ से साउथ के बीच के एरिया को कहते हैं ट्रॉपिक एरिया, ट्रॉपिकल एरिया या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हॉट एरिया है, ये ध्यान रखना है। तो भारत भी लगभग आधा इसी में आता है। उसके बाद 23.5 नॉर्थ से लेकर 63.5 नॉर्थ ये कहा जाता है टेम्परेट एरिया। यहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी है और ना ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ से तो कंपैरिजन में ये ठंडा है और यहाँ के कंपैरिजन में ये कम ठंडा है। उसके साथ साथ ऐसा ही सेम कंडीशन यहाँ पे, ये भी टेम्परेट एरिया है। उसके ऊपर का हिस्सा है वो कोल्ड एरिया है, 66.5 से लेकर 90 तक, तो ये कोल्ड एरिया हो गया, बहुत ठंडा एरिया हो गया। और ऐसे ही सेम यहाँ पर कोल्ड एरिया होगा। तो इससे क्या होगा कि इस क्लाइमेट को पढ़ना है तो ये लगभग एक जैसा क्लाइमेट है, एक जैसी वनस्पति होगी, तो ये हमें हेल्प करता है। तो हमने सारी चीज़ें कुछ नहीं अपनी इजीनेस के लिए, स्टडी पर्पज के लिए क्रिएट की हैं जो कि हमको हेल्प करने वाली हैं। तो ये 0 से 30 तक का एरिया इसको लो लैटिट्यूड कहते हैं और ये 30 से ऊपर का जो है इसको मिडिल लैटिट्यूड और ये हाई लैटिट्यूड कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा सर्कल है? तो हमने देखा था ग्रेट सर्कल कौन सा है, इनमें से कौन सा वृत्त है, ग्रेट सर्कल है सबसे बड़ा सर्कल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेट सर्कल। तो हमने देखा था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं लैटिट्यूडल लाइंस है, तो भूमध्य रेखा वाला सर्कल सबसे बड़ा है। उसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो सर्कल का साइज छोटा होता चला जाएगा और फाइनली और भी छोटा और भी छोटा, इस तरीके से जो है ऊपर की तरफ जाएंगे तो सब सर्कल का साइज छोटा होता है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री कहते हैं भूमध्य रेखा को। हमारा आंसर हो गया भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर या विषुवत रेखा इसको कहा जाता है, 0 डिग्री पे है। सबसे बड़ा सर्कल यही होगा। अक्षांश रेखा में ही वृत्त बनता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, देशांतर रेखा में वृत्त नहीं बनता है। अब बाकी ऑप्शन को अगर हम देखना चाहें तो हम कर सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, इंडिया के अंदर से जाती है। आर्कटिक लाइन को देखें तो 66 डिग्री ये जो है नॉर्थ है, जो कि आर्कटिक ओशन के पास नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे है। उसके बाद कैप्रिकॉन लाइन जो है 23.5 डिग्री साउथ को जो है कैप्रिकॉन कहते हैं या मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमने कर लिया है, ये इसको बार बार करने की जरूरत भी नहीं है, हमने सब चीजें कर ली है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से क्या है? ये क्या एक प्रकार की रक्त की बीमारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ए टाइप ऑफ ब्लड रिलेटेड डिजीज, कैंसर नहीं है ये, ठीक है। हालांकि कैंसर को भी कर्क रोग कह दिया जाता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, लेकिन ये कैंसर की बीमारी नहीं है, ये एक लैटिट्यूडनल लाइंस है जो कि इंडिया के अंदर से भी जाती है। कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण बिल्कुल गलत है, बिल्कुल एब्सर्ड हो गए दोनों के दोनों। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल ये सही आंसर होगा। कर्क रेखा जो है हम नॉर्थ में है और नॉर्थ में इंडिया के अंदर से भी जाती है, तो ये सही आंसर होगा। ये वाला भी नहीं है क्योंकि दक्षिण अक्षांश है, दक्षिण अक्षांश जो है ये मकर रेखा है। तो सही आंसर हमको प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ, एक बार देख लेते हैं, एक कंसेप्ट और इसके बारे में जानना जरूरी होता है। हम अक्सर देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर सुनते हैं कि विषुवत रेखा पर जो है सूर्य की किरणें जो है वो डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है, सीधी पड़ती हैं।
इसकी वजह से वहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, और इसके अलावा वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। नॉर्थ पे टेम्परेचर कम होता है। हमने देखा था यहाँ ठंडा प्रदेश स्टडी किया था, ऐसा क्यों होता है। तो सीधी पड़ने का मतलब क्या होता है, देखिए सीधी पड़ने का मतलब होता है ये अर्थ का सरफेस है और बिल्कुल सीधी टकराए अगर सूरज की रोशनी, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। और अगर इसके नॉर्थ पोल की बात करें तो सूरज की रोशनी तो यहाँ भी जा रही है, लेकिन वो सीधी ना टकरा के तिरछी जा रही है। तिरछी कैसे, एक तो ये सीधी दीवार पे लाइट लगे, ठीक है, एक उसी दीवार पे लाइट जो है ऐसे करके जाए, तो वो लाइट जो है उसका कुछ हिस्सा जो है उससे टच ही नहीं होता और कुछ हिस्सा जो है काफी बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा हीटिंग नहीं हो पाती। तो इसको हम इस फिगर के माध्यम से भी देख लेते हैं कि जब सूरज की किरणें जो है 0 डिग्री पे आती हैं, तो देखिए मान लीजिए ये कॉलम है 1 मीटर का, तो 1 मीटर का कॉलम जो है यहाँ 1 मीटर में ही फैल गया है, तो जितनी एनर्जी थी वो इतने से एरिया में फैली है। एक रीजन तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी 1 मीटर का कॉलम आ रहा है, इसमें बहुत सारी सूरज की किरणें हैं, लेकिन अब ये 1 मीटर में फैलता तो ठीक था, 1 मीटर लगभग इतना हो जाएगा, इतने में फैलता तो बराबर हीटिंग होती, लेकिन ये देखिए डबल एरिया में फैल गया है। तो लाइट उतनी है लेकिन ज्यादा एरिया में फैल रही है। तो बड़ा कमरा होता है, एक बल्ब उतना काम नहीं करता, छोटे कमरे में तो काम कर लेगा, छोटे कमरे में तो ठीक था, लेकिन बहुत बड़ा हॉल हो गया ये, तो यहाँ पर ये लाइट जो है इतनी इफेक्टिव नहीं होती, इसकी वजह से टेम्परेचर रेंज इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, और इसकी वजह से यहाँ पर नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जो है टेम्परेचर लो होता है। एक तो रीजन ये हो गया क्योंकि ये स्प्रेड, और दूसरा रीजन एक और है कि यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, ये एटमॉस्फेयर है, जो नीला दिखाया हुआ है एटमॉस्फेयर है, वो अर्थ है, इसके अंदर डस्ट भी है, इसके अंदर एयर भी है, इसके अंदर क्लाउड भी है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं कि लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं और बहुत सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। इसकी वजह से देखिए यहाँ पर तो इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, मान लीजिए ये 1 मीटर है, ये एज्यूम करने के लिए, वैसे तो किलोमीटर में होगा, और ये देखिए कितना बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। उतने ही ज्यादा डस्ट होंगे, उतने ज्यादा क्लाउड होंगे, तो इतने ज्यादा डिस्टेंस को कवर करने की वजह से जो लाइट यहाँ पहुंचती है बहुत ज्यादा डिम होती है। इसकी वजह से जो है कहते हैं कि ये लोअर लैटिट्यूड, मैंने बताया आपको, ये हाई लैटिट्यूड, जैसे लोअर लैटिट्यूड या इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे हाई लैटिट्यूड की तरफ, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और हाई लैटिट्यूड से लो की तरफ इक्वेटर की तरफ आए तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। रीजन भी हमने आपको बता दिया है कि क्यों ऐसा होता है। तो हम समझ गए कि सीधी किरणें पड़ने का मतलब क्या होता है, और तिरछी किरणें पड़ने का मतलब है वही किरण ज्यादा एरिया में फैल जाती है, उसकी वजह से इतना टेम्परेचर राइज नहीं हो पाता। अब जल्दी से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने लगभग कंसेप्ट तो कर ही लिया है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, हमने ये कर लिया है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास जो है की प्रकृति कैसी होती है। वट इज द नेचर ऑफ डायमीटर ऑफ द लैटिट्यूडिनल लाइंस व्हेन वी गोज टुवर्ड द पोल। तो हमने देखा है कि ध्रुव की तरफ जाए तो अक्षांश रेखा या लैटिट्यूडिनल लाइंस का जो व्यास है वो घटता जाता है। तो ये स्थिर रहता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, सेम नहीं रहता है। उसके बाद यह घटता है, बिल्कुल ये आंसर हमारा सही होगा। यह बढ़ता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं। अगर ध्रुवों की तरफ से आएंगे तो बढ़ेगा, पहले घटता है पुनः बढ़ता है, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर हो गया कि व्यास जो है जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं का व्यास जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये एक ग्रिड पद्धति हमने देख ली है, इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 90 हमने देखा था, 90 लैटिट्यूड इधर होते हैं, 90 लैटिट्यूड इधर होते हैं, और एक 0 डिग्री, टोटल जो है 181 जो है नॉर्थ लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं। इसके अलावा ये जो होता है ये जाल बन जाता है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, ये लैटिट्यूडनल लाइंस है। मैं इसको इसलिए ये फिगर डाला है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा था लॉन्गिट्यूड और कौन सा था लैटिट्यूड। तो जो लेटी हुई लाइनें हैं वो है लैटिट्यूड, ध्यान रखना, ये जो लेटी हुई लाइनें हैं ये है लैटिट्यूड। और जो आदमी सीधा खड़ा होता है तो वो तब दिखता है कितना लॉन्ग है, तो ये सीधी खड़ी लाइनें हैं, ये है लॉन्गिट्यूड। तो आप लेटीट्यूड को और लॉन्गिट्यूड को कभी कभी रिवीजन काफी दिन हो जाते हैं तो उसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसको जो है हम समझ पाएंगे कि लेटी हुई लाइनें लेटीट्यूड हैं, टोटल लेटीट्यूड 181 है। और ये जो मिलके बना है ग्लोब के अंदर जो ये, इसको ग्रिड कहते हैं, जो जाल बन गया है दोनों से मिलके इसको ग्रिड कहते हैं। ठीक है, इतना ही इस पे समझना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसकी बराबर होती है। तो देखिए हमने देखा था कि यहाँ पर जो भूमध्य रेखा के तल से हमने अक्षांश शुरू किया था, तो यहाँ पर तो 0 डिग्री है और यहाँ पे 1 डिग्री है मान लीजिए, तो 0 और 1 डिग्री के बीच में ये जो लाइन बनी है, मान लीजिए ये 0 डिग्री लाइन है और ये हो गई 1 डिग्री लाइन, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है।
ये 0 डिग्री और ये 1 डिग्री, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है इसको देखना है। तो ये सही आंसर होगा इसका 111 किलोमीटर। ये हमेशा याद रखना आपको, 111 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उसको 181 से डिवाइड करके ये निकाला गया है। तो ये आंसर हमारा आ गया। लॉन्गिट्यूडनल में जो होता है वो 111.3 होता है। वो हम क्यों होता है वो हम लॉन्गिट्यूड में पढ़ेंगे, लेकिन लैटिट्यूड में ये आंसर हमारा सही होगा। इनका कोई मतलब नहीं है, कहीं भी हमें हेल्प करने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको डिस्कस करने का भी फायदा नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट 111 किलोमीटर हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो देखिए, लैटिट्यूडनल लाइंस, विच लैटिट्यूड लाइंस अपार्ट फ्रॉम इक्वेटर डिवाइड द अर्थ फ्रॉम इनटू 2 इक्वल पार्ट। अर्थ को इक्वल पार्ट में भूमध्य रेखा हमने एक 0 डिग्री इमेजिनरी लाइन खींच दी थी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी लाइन खींच दिए, कहीं भी लाइन खींच दीजिए, तो कोई भी लाइन जो है वो जो लैटिट्यूडनल लाइंस जो है वो डिवाइड नहीं करेगी इक्वल में। तो ये देखिए, ये तो कर्क रेखा हो गई, तो ये कर्क रेखा तो यहाँ पे होती है, ठीक है। तो कर्क रेखा, उसके बाद ये हिस्सा बड़ा हो गया, ये छोटा, ये बड़ा हो गया, वो ऊपर वाला छोटा हो गया, ये तो करेगा नहीं। साउथ भी ऐसे ही करें तो ये 23.5 हो गया, तो ये वाला हिस्सा तो छोटा हो गया और वो हिस्सा बड़ा हो गया, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। 66 भी ऐसे देखें तो 66 तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 66 यहाँ पे है, तो देखिए ये कितना बड़ा हो गया और ये कितना छोटा हो गया, तो इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। तो कोई भी अन्य अक्षांश नहीं है जो कि इसको इक्वल डिवाइड कर दी, तो हमारा सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड अर्थ इन 2 पार्ट। तो ये तो हम कर चुके हैं, तो कौन सी इमेजिनरी लाइन है। सबसे पहले देखें काल्पनिक रेखा है, कौन सी है जो कि अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। एक ही रेखा है भूमध्य रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा जिसको कहा जाता है, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो एक ही लाइन है जो कि इक्वली डिवाइड करती है इक्वेटर भूमध्य रेखा 2 पार्ट में। ऊपर का हिस्सा नॉर्थ हो जाएगा, नीचे का हिस्सा साउथ हो जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है। जो देखिए, अक्षांश क्या है, लैटिट्यूड क्या है कि भूपृष्ठ पर यानी कि अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस की भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण, भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण, उत्तर में या दक्षिण में, या तो इधर या इधर कोई सरफेस है। तो 2 लैटिट्यूड हम काउंट करते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड। तो अक्षांश क्या है, दक्षिण या उत्तर में उसकी एक बिंदु की कोणीय दूरी है, ये जो एंगुलर डिस्टेंस है इसको अक्षांश कहते हैं। ये हम पहले स्लाइड में कर चुके हैं। लेकिन ये कहाँ से मापी जाती है, पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा से मापी जाती है, पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा के प्लेन पे, इक्वेटोरियल प्लेन से तो मापी जाती है, लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ अर्थ से मापी जाती है। तो हमने देखा था कि ये इक्वेटोरियल प्लेन है और इसमें सेंटर ऑफ अर्थ से इसको मापा जाता है। तो सही आंसर हमारा होगा ए, इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैटिट्यूड लाइन ऑन विच द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट आर ऑलवेज सेम। तो हमने डिस्कस किया था कि भूमध्य रेखा पर जो है सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिन और रात की अवधि जो है बराबर होती है, सीधी लाइन आएगी, तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, हमेशा सीधी लाइन आएगी। तो इक्वल जो है टाइम तक सूरज और अंधेरा दोनों चीजें इक्वल टाइम तक रहेगी, तो दिन और रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। हमारा सही आंसर हो गया 0 डिग्री पर, यह हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को कोई बचा है तो देख लेते हैं, वरना थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन है हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द अर्थ आर रिकॉर्डेड ऑन वेयर। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे होगा, आपने देखा था कि भूमध्य रेखा पर ये कॉलम जो है थोड़े से एरिया में स्प्रेड होता है, एटमॉस्फेयर भी छोटा सा है, सीधी लाइनें पड़ती हैं। तो यहाँ पर 0 डिग्री पर जो है हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। ऑन द इक्वेटर इज द राइट आंसर। 10 डिग्री उत्तरी, 20 डिग्री उत्तरी, ये कुछ भी नहीं है इन पे, किसी पे भी। जैसे हम हाई लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। हमने देखा था कि ये लो लैटिट्यूड है 0 डिग्री, और ये हाई लैटिट्यूड है। जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वापस आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वापस आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, मोस्टली सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नहीं बचा है तो हम इसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं कि एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एट द इक्वेटोरियल प्लेन जो है किसी सरफेस का, उसको लैटिट्यूड कहते हैं। टोटल 181 लैटिट्यूड है, ठीक है।
उसमें 90 नॉर्थ हैं, 90 साउथ हैं, और इसके अलावा 1 जो है, एक जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को कहते हैं। इसके अलावा जो है स्टडी पर्पज से बनाया गया, सारी इमेजिनरी लाइन है ये सारी की सारी, ठीक है। लार्जेस्ट सर्कल अगर देखें तो 0 डिग्री इक्वेटर का है। ऊपर जाते हुए सर्कल जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं साइज, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो सर्कल का साइज डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स हमने देखा था 111 किलोमीटर है, और साथ ही साथ जो है ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, इनको पैरेलल लाइंस भी कहते हैं क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल रहेगा। इनके बीच में डिस्टेंस सभी जगह इक्वल रहेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड की जब बात करेंगे तो ऊपर जाकर जो है ये आपस में मिल जाती हैं, तो बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा और ऊपर जाकर डिस्टेंस बिल्कुल एक जगह पे जाके वो मिल जाएंगी। तो इसलिए जो है लैटिट्यूड्स में को कहते हैं पैरेलल लाइंस। ये सभी हमने डिस्कस कर लिया, यही सब इससे रिलेटेड है। जब इंडिया स्पेसिफिक करेंगे तो लैटिट्यूड्स को जो है फिर से रिवाइज करेंगे और इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं वही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लॉन्गिट्यूड और इनका कंपैरिजन आपस में। तो आप सभी जो है, आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए हमें कमेंट करके, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रोजाना हम एक वीडियो डालेंगे और उसमें नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो लॉन्गिट्यूड होगी। इसके साथ उस वीडियो को जरूर देखना है क्योंकि दोनों ही कंसेप्ट जुड़े हुए हैं और दोनों के कंपैरिजन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। ये टॉपिक जो आपको टीजीटी, पीजीटी, बीआरटी सभी में आने वाला है, आता है, और दूसरे जितने भी एग्जाम है उन सभी में आता है टॉपिक, एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो आपका फ्यूचर जो है वो आपका वेट कर रहा है। जैसा आपको फ्यूचर की तरफ बढ़ना है आज ही शुरू कर दीजिए। यू हैव द पोटेंशियल, ये ध्यान रखना, कोई स्पेशल पावर की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही व्यक्ति जो हैं वो ये कारनामा कर सकते हैं, बस अपने पोटेंशियल को पहचानिए। आपके पास पोटेंशियल है, इस चीज को समझिए। यू हैव द पोटेंशियल, अपने अंदर जो शक्ति है उसको पहचानिए। जैसे हनुमान की शक्ति, वो भूले बैठे थे, जब उनको याद दिलाया तभी उनको जो है, तो आपको शक्ति अपनी पहचानिए, अपनी शक्ति को याद कीजिए, ठीक है। आपको कोई स्पेशल होने की जरूरत नहीं है कामयाब होने के लिए, और आपको ये भी सोचना है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनाए कि यस आई कैन डू, ठीक है। कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। जो आदमी टॉप आते हैं, जो सिलेक्शन करवाते हैं, वो भी खाना ही खाते हैं, वो भी अनाज ही खाते हैं, आप भी अनाज ही खाते हैं। बस थोड़ा सा डेडिकेशन की जरूरत है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एकेडमिक स्टडी कैसी रही उस पर डिपेंड नहीं रहना है। अब जो मेहनत करेंगे सिलेक्शन आपका उससे होगा। टारगेट फॉर द फाइनल गोल, आपने कोर्स कर लिया है, मान लिया जेबीटी कर ली है या बीएड कर लिया या पीजीटी कर ली है, तो उस कोर्स करके क्या पूरी जिंदगी अफसोस जताना है या फाइनल डेस्टिनेशन पे फोकस करना है, यानी कि जॉब प्राप्त करनी है, ये आप डिसाइड कीजिए। और जी हाँ, ऐसे अफसोस नहीं करना है, हमको फाइनल गोल को हासिल करना है, ठीक है। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो, खूब मेहनत कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।